आज 25 अगस्त है और आज से करेक्ट 9 महीने बाद जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है। 9 महीने में खुशखबरी मिली जाती है, तो क्या आपके लिए 9 महीने बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट की खुशखबरी मिल सकती है कि नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप इन 9 महीनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। जो छात्र अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, रेगुलर बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उनको किस तरीके से शुरुआत करनी है, एज ए बिगनर, एज ए मॉडरेट लेवल या फिर एज ए एक्सपर्ट। तीनों स्टेजेस हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना सिर्फ सी सेट में अपना फोकस करना चाह रहे हो, उनका जीएस बहुत अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जीएस और सी सेट दोनों ही गड़बड़ हो, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी के लिए 2025 पे अब फोकस करना चाह रहे हैं, वो भटके हुए हैं, वो तैयारी नहीं कर पाए हैं प्रॉपर, अब उनको लगता है कि स्पेसिफिक तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर करने इन 9 महीने में। 9 महीने में आपको इसके 2 गुने सब्जेक्ट यानी कि 18 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, यानी कि हर महीने लगभग 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होंगे, तब जाकर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो रिवाइज्ड कैलेंडर आया उसके आधार पर अब आपको सिर्फ 3 महीने का गैप मिला हुआ है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो कि लगभग 4 महीने का होता था, अब उसको 3 महीने कर दिया है। यानी कि हर साल सितंबर में हो रहा था, अब 2025 वालों का मेंस अगस्त में होगा, प्रीलिम्स का टाइम मई में ही है। तो उस आधार पे आपको अभी से तैयारी कर लेनी होगी। मैंने हर साल प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उस आधार पर मैंने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया कि जो लोग अपनी तैयारी में अपने आप को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अपने पास 270 दिन है, 270 दिन में लगभग आपके पास 6,480 घंटे हैं और 3,88,800 मिनट हैं। तो लगभग 1/3 हमारा सोने में ही बीत जाएगा। तो अपने पास लगभग 2160 घंटे होंगे। 2160 घंटे यानी कि हम 8 आवर्स एवरेज मान के चल रहे हैं। हर किसी का अपने हिसाब से वेरी कर रहा होगा। 8 घंटे वही लोग दे पाएंगे जो प्रॉपर स्टूडेंट है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 4 to 5 आवर्स निकालना होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 2160 घंटे हैं, जिसमें आपको 18 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से वो 18 सब्जेक्ट हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, साथ ही साथ फिर आईआर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर एथिक्स, एसे, सी सेट, हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल। ये आपके पूरे 18 सब्जेक्ट हैं। अब इन 18 सब्जेक्ट में लगभग कितना टाइम लगने वाला है, मैंने इस प्रकार से बताया हुआ है कि ज्योग्राफी में 25 डेज, हिस्ट्री में 40 डेज, सोसाइटी 10 डेज, 25 डेज पॉलिटी के लिए, फिर गवर्नेंस के लिए 10, सोशल जस्टिस के लिए 10, आईआर के लिए 14, इकोनॉमी के लिए 30 दिन, इन्वायरमेंट के लिए 14, साइंस एंड टेक के लिए 10 दिन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 5 दिन, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 7 दिन, एथिक्स के लिए 20 दिन, एसे के लिए 7 डेज, रेगुलर प्रैक्टिस, सी सेट के लिए 30 दिन और रेगुलर प्रैक्टिस, हिंदी के लिए 15 दिन और रेगुलर प्रैक्टिस, इंग्लिश के लिए 30 दिन और रेगुलर प्रैक्टिस, और ऑप्शनल के लिए 6 मंथ। ये तो मैंने बनाया हुआ है। अभी किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। जैसे ईयरली प्लान के लिए अब अपने पास कितने बचे हैं? मात्र 9 महीने। तो इन 9 महीनों के आधार पर हर महीने को डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से किन सब्जेक्ट्स को उठाना है। मैं अभी वो चीज़ें भी बताऊंगा। फिर आपका उस आधार पर वीकली प्लान बन जाएगा और फिर उसके आधार पर डेली प्लान बन जाएगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। तो वो डिसाइड होगा अपने कॉम्पिटिटर से। अपने कॉम्पिटिटर कौन है? जो आईआईटी किए हुए हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, एमडी किया हुआ है और जिनकी जो रीडिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, ये अपने कॉम्पिटिटर हैं। दूसरे वे जो पहले से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आईएएस नहीं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, और भी जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, उस आधार पर वो अपनी सर्विसेज को रिफॉर्म करना चाहते हैं और प्रॉपर आईएएस पाना चाहते हैं। तो वो लोग भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज लाना होगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट, फैक्ट, एनालिसिस पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना होगा कि जो आपके पास 9 मंथ बचे हुए हैं, इस 9 मंथ में आपको ये प्लान करना है कि 6 to 8 आवर्स जो है डेली पढ़ने के लिए निकालना है। और इसमें आपको 2 से 3 स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा कि पहला जो है आपका ऑप्शनल के लिए होना चाहिए,
फिर आपका डेली करंट अफेयर्स के लिए होना चाहिए, और डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर होना चाहिए नेशनल एडिशन का। फिर तीसरा हमारा सेक्शन होगा जीएस का। अब जीएस में कुछ लोग दो दो जीएस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर चाहे तो एक जीएस का सेक्शन ले सकते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। आप सोचिए कि एक समय पर अगर आप दो लोगों से प्यार करेंगे तो आपको दोनों के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी और आपके मन में सिर्फ कन्फ्यूजन होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर वाली और बाहर वाली दोनों मैनेज कर लेते हैं, वो उनका टैलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि बहुत सारे छात्र दो दो सब्जेक्ट जीएस के मैनेज कर लें, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 6 आवर्स देंगे, डेली एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, तो आपके उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होते जा रहे हैं। तो मैं इसको पर्टिकुलर फॉलो करता हूं, और मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक ही सब्जेक्ट लेके चलिए। जिससे क्या होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट को यहाँ पे 3 आवर्स दे रहे थे, यहाँ पे 3 आवर्स दे रहे थे, तो इन दोनों को कंप्लीट करने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप एक ही सब्जेक्ट को 6 घंटे देंगे, जब एक ही व्यक्ति के बारे में आप 6 घंटे सोचेंगे, तो आपको ज़्यादा प्यार हो जाएगा, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो टाइम लगने वाला था वो अब कम लगेगा कंप्लीट करने में। इस वजह से आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट जीएस का लेके चलना है, क्योंकि ऑप्शनल लेके चल ही रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स चल ही रहे हैं, खिचड़ी वैसे पक ही रही है। और इस बीच जब आपको कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आप पीवाईक्यू भी तो सॉल्व करेंगे ना। और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो कोई भी, तो उसके प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लीजिए। प्रीलिम्स के 2014 से लेके 2024 तक के, और मेंस के लिए 2014 से लेके अभी तो 2023 तक के अवेलेबल हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा, अभी सितंबर में 2024 के भी मेंस का पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तो 2024 का भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस पैरामीटर के आधार पर आप इनको कंप्लीट करने का टारगेट बनाइए। अगर आपको लगता है कि सर किस सब्जेक्ट से हमें शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप जो है सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एथिक्स से। क्यों एथिक्स ही क्यों शुरू करना चाहिए? क्योंकि एथिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताएगा कि सिविल सेवक के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स में, कि वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिनकी वजह से वो प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते हैं। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी वो क्वालिटीज डेवलप कर पाएंगे जो आपके अंदर थी, लेकिन आपने उसको टाइम नहीं दिया था। किसी भी इंसान की पहचान उसकी आदतों से होती है। तो एथिक्स से आप अपनी आदतों को बेहतर करेंगे, और जैसे ही आपकी आदतें बेहतर होंगी, आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। तो इसलिए आपको एथिक्स से शुरू करना है। और जब एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स के बाद आप आएंगे ज्योग्राफी, क्योंकि सारे विषयों की जननी कौन है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी यानी कि भूमि के बारे में पढ़ेंगे, और इसी भूमि की वजह से ही आप हिस्ट्री में देखेंगे कि विवाद हुए हैं सारे। लड़ाई झगड़े की जो मुख्य वजह है, या तो जमीन, 3 चीज़ें रही हैं, जर जोरू जमीन। तो मालूम चलेगा कि इन तीनों चीज़ों को आपने इतिहास में पढ़ा हुआ है। तो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपने कुछ गलतियां की हैं और उसकी वजह से बने नियम कानून, और उन्हीं नियम कानूनों को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। और जब नियम कानून बन गए हैं तो उसी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो इस प्रकार से हम इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो फिर अगला सेक्शन आएगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, साथ ही साथ फिर साइंस एंड टेक। यानी कि ज्योग्राफी का एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर ज्योग्राफी को कनेक्ट करते हुए इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कनेक्ट करते हुए साइंस, और फिर साइंस एंड टेक कंप्लीट करिए। और जब ये 6 पिलर हो जाएंगे तो फिर आपके छोटे छोटे सेक्शंस बचेंगे। जब आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, जब इतिहास में यानी भारतीय संस्कृति के बारे में जान लिया है, नियमों के बारे में जान लिया है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इंडियन सोसाइटी को पढ़ना। फिर आप सोसाइटी को हिस्ट्री और पॉलिटी से कनेक्ट करते हुए पढ़ सकते हैं। फिर यहीं से आपको सोशल जस्टिस भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी की वजह से ही सोसाइटी और सोशल जस्टिस की नींव पड़ती है, और ये डॉट कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो गया है, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी इन्हीं से कनेक्ट हो जाएगा।
पॉलिटी हमने पढ़ लिया है तो वो गवर्नेंस कनेक्ट हो जाएगा, और पॉलिटी की वजह से ही हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि आईआर भी समझ में आ जाएगा। और आईआर को समझने के लिए भी हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि हमने इतिहास में ऐसी कौन सी गलतियां की थी, किन राष्ट्रों के साथ हमने कैसे संबंध रखे थे, जिसकी वजह से आज हमारे वर्तमान संदर्भ देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, और यही मेन पिलर हैं जो आपको सफलता सुनिश्चित करेंगे। जो भी छात्र प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपने 4 पिलर पे ध्यान देना पड़ेगा: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू प्रीलिम्स को उठा लीजिए और आप इनका एवरेज निकाल लीजिए, तो मालूम चलेगा कि लगभग 60 क्वेश्चंस हर साल इन सेक्शन से पूछते हैं। तो जब आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है 98 तक जा रही है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 49 क्वेश्चंस करेक्ट करने पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, और इन्हीं 4 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो यानी कि अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स पे ही अच्छे से फोकस कर लेंगे तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम इन 4 पिलर्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम परेशान रहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट नहीं कंप्लीट है, हम परेशान रहते हैं कि साइंस एंड टेक कंप्लीट नहीं है, हम परेशान रहते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें, इनका मैक्सिमम रिवीजन कैसे करें? जैसे बहुत सारे छात्र जो है ज्योग्राफी पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान तो रहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या फ़र्क रहता है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो फैक्ट बेस्ड है, जो कि प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। जो न्यू एनसीईआरटी है वो एनालिसिस बेस्ड है, जो कि आपको मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता होता है कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स की डिमांड क्या होती है। प्रीलिम्स में फैक्ट, कॉन्सेप्ट और अब ऑपरेशंस भी पूछने लगा है। मेंस की डिमांड क्या होती है? मेंस में आपको किसी भी सब्जेक्ट की एनालिटिकल पावर यानी कि एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंटरव्यू की डिमांड होती है वो होती है डिसीजन मेकर, कि आप किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस ले रहे हैं और अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या निर्णय लेते। ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण का टेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुद्रास्फीति को हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो किस तरीके से पढ़ेंगे? पहले हम ये जानेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, फिर मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं, और किसी भी परिस्थिति में जैसे कि CRR को बढ़ाने पर मुद्रास्फीति पे क्या किस तरीके का नियंत्रण किया जा सकता है, ये ऑपरेशंस में आ जाएगा। फिर मेंस में एनालिसिस के माध्यम से कि अगर भारत में अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो किस तरीके से कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उसके कौन कौन से कारण हैं, या इतिहास में कौन कौन सी गलतियां की गई थी जिनकी वजह से आज भी मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया। फिर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कि अगर आप RBI के गवर्नर होते तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करते। तो इस तरीके से, या फिर आप राजस्व सचिव होते तो क्या करते, कैबिनेट सचिव होते तो क्या करते, या फिर एक वित्त अधिकारी होते तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में। इस प्रकार से आपको किसी भी टॉपिक को इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है। प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है सारे सब्जेक्ट में, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें इन सारे सेगमेंट को कंप्लीट कवर कर लीजिए। फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकर, बस हो गई आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यूपीएससी की। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं कंप्लीट होगा तो आपको थोड़ा सा अपने आवर्स बढ़ाने होंगे। मेरा मानना है कि आपका जो डेली टाइम टेबल है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कुछ दिनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए। अभी के जो 3-4 महीने हैं जहाँ पे आप GS, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स लेके चलेंगे। जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप आ जाएंगे प्रैक्टिस और रिवीजन वाले पर। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप चीज़ों को भूलते चले जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो आपका एक्यूरेसी लेवल है वो हाईएस्ट होना चाहिए।
तो आपको ये दो क्वालिटी जो है, जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो ये सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, और उस सेगमेंट को ऐड करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ आवर्स भी यहाँ पर डालने होंगे, तभी आप जाके पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस के सॉल्व कर पाएंगे। और आप सोचिए कि आपको अपना उत्तर 8 से 9 मिनट में लिखना, पढ़ना और प्रेजेंटेशन देकर फाइनल कर देना है। ऐसे तो 9 मिनट है, लेकिन आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर आप पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन एक बार देखेंगे, इस बीच आपका टाइम भी तो जाएगा ना, इसलिए 8 से 9 मिनट मान के चलिए। और इसमें 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में भी डिवाइड है, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। आप सोचिए कि अभी आप एक उत्तर लिख रहे होंगे तो 30 मिनट लग रहा होगा, तो अगर आप डेली अगर 2 उत्तर लिख रहे होंगे तो डेली 1 घंटे तो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ही चले गए ना। और आपको ये मान के चलना है कि आपको लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब शुरुआत में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि आप एक ही दिन में सोचें कि हम अच्छा उत्तर भी लिख लें और एक ही दिन में 8 से 9 मिनट में उत्तर भी लिख लें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक टाइम लेता है। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि डेली रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। जब आपका एक सेकेंड अप्रैल और मई वाला मंथ आएगा, वहां पे सिर्फ आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएंगे, यानी कि जो कुछ भी करना है बचे हुए, यानी कि आज से जो 6 महीने हैं सितंबर से लेकर मार्च तक का, वहां पे आपको प्री कम मेंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। यानी कि जो भी सेक्शंस बचे हुए हैं, चाहे वो हिंदी कंपलसरी पेपर हो, चाहे इंग्लिश कंपलसरी पेपर हो, एथिक्स हो, सी सेट हो। सी सेट तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी सेट को आप अभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं 2025 वाले वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 1 महीने का कम गैप मिला है। सबको पहले 4 महीने मिलते थे, आप लोगों को 25 वालों को 3 मंथ मिलेंगे। तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उस टाइम पीरियड में तो कर नहीं सकते हैं, तो जो करना है वो आपको इसी पे करना है। और आपको अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो ये 3 सेक्शन पे बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आप इसके लिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इन 6 महीनों में आपका ऑप्शनल भी अच्छा हो जाना चाहिए। कम से कम आपके जो केस स्टडी है 40 से 50 केस स्टडी सॉल्व हो चुकी होनी चाहिए, थ्योरी वाला सेक्शन सॉल्व हो चुका, और कम से कम 20 से 25 ऐसे लिख चुके होने चाहिए। और आप सोचिए कि अगर आप 20 से 25 ऐसे लिखेंगे तो एक ऐसे को लिखने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लिखेंगे, 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको 40 घंटे तो आपको देने ही पड़ जाएंगे, यानी कि अगर आप डेली 2 घंटे भी दे रहे हैं तो आपको 20 दिन तो ऐसे के लिए निकालने ही पड़ेंगे, तब जाकर आप ये सब चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा। अभी मैंने और भी ज़्यादा फैक्ट्स और कैलकुलेशन नहीं बताया, नहीं तो आप लोगों को डर हो जाएगा। आपको लगता है कि कोई भी डाउट या क्वेरी है, आपको लगता है कि आपसे खुद से नहीं हो रहा है, तो आप मेरा गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे डायरेक्शन में चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। मैंने पिछले 5 सालों से लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, फाइनल स्टेज तक पहुंचा हूं, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो कुछ भी मैंने प्रिपरेशन की है हिंदी माध्यम में की है, तो हिंदी माध्यम वालों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सी सेट में भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, सेल्फ स्टडी के दम पर किया है। जब मैंने कर लिया है तो आप लोग भी कर सकते हैं, ये विश्वास खुद पे होना चाहिए। जब खुद पे विश्वास होगा तभी हम जीवन में कुछ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।